अब बात आती है फ्रेंड्स कि इनकी लोड शेयरिंग कैलकुलेशन कैसे करें। तो इनका लोड शेयरिंग को कैसे डिटरमाइन करें। लोड शेयरिंग डिटर्मिनेशन के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लोड शेयरिंग डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि कौन सा जनरेटर कितना लोड लेगा। उसके लिए हमको दोनों जनरेटर्स की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, दोनों जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं दोनों जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ। ये तो IL इज इक्वल टू मेंटेन रहेगा I1 प्लस I। अगर दोनों जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हम दोनों जनरेटर की ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई लोड करंट और ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज VT। सपोज हमारी जो पहली कंडीशन थी, हमने कहा था कि दोनों जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज, नॉन लोड टर्मिनल वोल्टेज सेम होनी चाहिए। तो ये मैंने कर दिया कि दोनों जनरेटर के नॉन लोड टर्मिनल वोल्टेज V नोड इज सेम, दोनों का। जब IL इज इक्वल टू 0, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज IL 0 है तो दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम। और हमने कहा कि जनरेटर G1 की कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी है जो कि हम पढ़ चुके हैं, शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक ड्रूपिंग नेचर की होती है। हम पहले से पढ़ चुके हैं कि शंट जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसी होती है जनरेटर की। तो ये मान लो जनरेटर G1 की कैरेक्टरिस्टिक है और ये मान लो जनरेटर G2 की कैरेक्टरिस्टिक है। जनरेटर G2 की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा ड्रूपिंग है और जनरेटर G1 की कैरेक्टरिस्टिक कम ड्रूपिंग है। कम ड्रूपिंग का मतलब क्या है, लोड करंट बढ़ाने पर जनरेटर G1 का वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से थोड़ा कम ड्रॉप होता है और G2 में थोड़ा ज्यादा ड्रॉप होता है। और सपोज करो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है VT वो नो लोड वोल्टेज से कुछ इतना कम, ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज VT। तो जनरेटर G2 कितना लोड लेगा फ्रेंड्स, दिस मच लोड विल बी टेकन बाय जनरेटर G1। आप समझ रहे होंगे, सॉरी G2, ये लोड लेगा G2। तो इतनी करंट तो होगी यहां से लेके यहां तक G2 की, और इतनी करंट किसकी होगी, G1 की। तो ये करंट होगी I1। तो लोड ये जनरेटर G1 इतनी करंट ड्रॉ करेगा, जनरेटर G1 इतनी करंट फीड करेगा लोड में, और जनरेटर G2 इतनी करंट लोड में फीड करेगा। मान सपोज करो ये लोड नहीं लगा होता, ये ऐसे बनाइए, ध्यान से सुन लो कि सपोज ये लोड नहीं लगा होता तो उस केस में क्या होता, ओपन सर्किट IL की वैल्यू 0 होती। तब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों को पैरेलल ऑपरेशन करवाने के लिए सेम होना पड़ता ना, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज। इसलिए दोनों का नो लोड वोल्टेज हम बराबर पे लेके आएंगे। पहले कैसे लेके आएंगे, फील्ड करंट को एडजस्ट करके। उसके बाद हम जैसे ही लोड कनेक्ट करेंगे तो क्योंकि दोनों जनरेटर के आर्मेचर रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों का जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों अलग अलग मैंने बना ली। ये दोनों अलग अलग जनरेटर हैं, आइडियल जनरेटर नहीं है, तो दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बना ली। तो इस जनरेटर G1 की कैरेक्टरिस्टिक ये है, जनरेटर G2 की कैरेक्टरिस्टिक ये है। तो उसके हिसाब से अब बताओ, जैसे लोड लगाएंगे तो ये वोल्टेज कुछ नो लोड वोल्टेज से वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो वो डाउन वाला वोल्टेज मैंने बना दिया ये VT, टर्मिनल वोल्टेज वो मैंने बना दिया VT। नो लोड के केस में तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही यहाँ पर मिलेगा, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना वोल्टेज, इस वोल्टेज की प्रोफाइल को देखें तो ये इसको यहाँ कट करता है, इसको यहाँ कट करता है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग करंट जनरेटर G2 डिलीवर करेगा और इसके करस्पॉन्डिंग करंट जनरेटर G1 डिलीवर करेगा, और लोड करंट टोटल रहेगी I1 प्लस I। तो अगर इसमें लोड करंट आप करना चाहोगे तो I1 में इतनी करंट और जोड़ दो, यहाँ के लगभग आ जाएगी IL, तो इतनी करंट टोटल डिलीवर होगी। तो यह है फ्रेंड्स शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन। तो देखिए कैसे कंपाउंड जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, आइए देखिए। तो फ्रेंड्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह है कंपाउंड जनरेटर का सर्किट डायग्राम। ये है इनकी फील्ड कॉइल, जनरेटर G1 की फील्ड कॉइल, ये जनरेटर G2 की फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग, ये जनरेटर G1 की शंट वाइंडिंग, जनरेटर G2 की शंट वाइंडिंग। फ्रेंड्स दोनों को पैरेलल ऑपरेट करने का तरीका तो जैसा अभी हमने शंट जनरेटर में पढ़ा वही है, सेम है। जैसा शंट जनरेटर में करते हैं सिमिलर वैसा का वैसा ही काम यहाँ पर भी करते हैं। तो सब कुछ एप्लीकेबल है इसमें भी, जैसा कि शंट जनरेटर में करते हैं। वही पहले इसको प्राइम मूवर स्पीड पे लाओ, फिर इसका यहाँ मैंने स्विच नहीं बनाया है, इसके स्विच को क्लोज करो, फिर इसकी फील्ड करंट को बढ़ाओ, सिमिलर एक्शन। और ये दोनों सपोज करो पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म इनका हो गया। ये दोनों स्विच आप मान के चलो कि क्लोज्ड है, दोनों क्या है क्लोज्ड है, ऐसे मान के चलो कि दोनों स्विच क्लोज्ड है।
और दोनों पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं इन सच ए मैनर दैट वीटी इज कांस्टेंट, वीटी कांस्टेंट बना हुआ है और आईएल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 भी कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से दोनों पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं, स्मूथली हमारा ऑपरेशन चल रहा है। पर फ्रेंड्स कंपाउंड जनरेटर में एक प्रॉब्लम आती है, वही प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और हो सकता है आपके यहाँ भी अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं इस वाले ईयर फाइनल एग्जाम में, तो हो सकता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव। तो इनको दोनों को पैरेलल ऑपरेशन की नीड क्या है? सिर्फ शंट की जगह हमने कंपाउंड जनरेटर यूज किया है और कुछ नहीं किया है। सिमिलर मेथड है जैसे अभी शंट जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कंपाउंड जनरेटर में, जो कि शंट में नहीं आती। और आप समझ भी जाएंगे अभी शंट में क्यों नहीं आती। ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ सीरीज में और कंपाउंड में ही आती है, कंपाउंड ओवर कंपाउंड और सीरीज जनरेटर में आती है। शंट और अंडर कंपाउंड जनरेटर में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए क्या होगा, सपोज करो कि IL इज इक्वल टू I1 प्लस I2 मेंटेन है, VT कांस्टेंट है और अचानक जनरेटर Z1 की करंट I1 इंक्रीज हो गई। ये जो I1 है वो इंक्रीज हो गई, किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन सपोज करें हम कि जनरेटर Z1 की करंट इंक्रीज हो गई I1 के इंक्रीज होने से फ्रेंड क्या हुआ, देखिए आप, ये जो सीरीज फील्ड फ्लक्स से करंट फ्लो हो रही है I1, किसी भी वजह से I1 इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये I1 कहां से फ्लो हो रही है, सीरीज, ये 5SE सीरीज फील्ड वाइंडिंग से फ्लो हो रही है I1। तो I1 के इंक्रीज होने से क्या हो गया, 5SE इंक्रीज हो गया। क्या हुआ फ्रेंड्स, 5SE इंक्रीज हो गया। 5SE इंक्रीज होगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स 5R, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है 5R इज इक्वल टू 5SH प्लस 5SE। तो ये 5R भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 5R इंक्रीज हो जाने से EG1 इंक्रीज हो गया। क्या हुआ, 5R इंक्रीज हो जाने से EG1 इंक्रीज हुआ, क्योंकि EG प्रोपोर्शनल टू 5 होता है। तो 5R के इंक्रीज होने से EG1 इंक्रीज हुआ। EG1 के इंक्रीज होने से अगेन I1 इंक्रीज हो गया, अगेन I1 इंक्रीज हो गया और ये प्रोसेस कम्युलेटिव चलती रही। अगेन I1 इंक्रीज हो गया और ये प्रोसेस कम्युलेटिवली चलती। अब I1 इंक्रीज तो हो रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन चूंकि IL तो कांस्टेंट है, प्रॉब्लम तो यहाँ है, IL क्या है, कांस्टेंट। IL कांस्टेंट है जो कि समय I1 प्लस I2 का, तो I1 अगर कम्युलेटिवली इंक्रीज हो रहा है तो I2 कम्युलेटिवली क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। I2 को कम्युलेटिवली क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। तो I2 कम्युलेटिवली डिक्रीज होता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि जनरेटर G2 में बिकम्स मोटर। जनरेटर G2 भी क्या बन सकता है, मोटर, क्योंकि I2 तो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, फिर I2 की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जीरो पे जाएगा, जीरो से जैसे ही नेगेटिव जाएगी तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो G2 एज ए मोटर बिहेव करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये समस्या क्या हो गई कि कंटिन्यूअसली G1 पे तो लोड इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, G1 पे कंटिन्यूअसली लोड इंक्रीज हो रहा है कम्युलेटिवली, और G2 पे कम्युलेटिवली लोड डिक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से, इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग की वजह से, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग की वजह से। अब G1 पे लोड अगर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा इंक्रीज हो गया तो डेंजरस है। G2 अगर जनरेटर की जगह मोटर बन जाता है तो एक लोड तो ये था जो जनरेटर पे एडिशनल आ गया, दूसरा ये G2 भी मोटर की तरह बिहेव करने लग गया, तो G1 क्या हो गया, ओवरलोडेड। क्या हो गया फ्रेंड्स, ओवरलोडेड। और ओवरलोडेड होके जो इस पे यहाँ पर रिलेज वगैरह लगी होगी वो इतना, अगर ये एक प्री डिफाइंड वैल्यू से ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो वो इसको स्टॉप कर देगी और हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए हम क्या करें, हम एक मेथड अपनाते हैं जिसको बोलते हैं इक्वलाइजर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इक्वलाइजर यूज करते हैं और उसके कनेक्शन कर देते हैं इन दोनों जनरेटर के टर्मिनल्स पे। ये क्या है, इक्वलाइजर। क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ना, इक्वलाइजर। तो ये इक्वलाइजर, इसको बोलते हैं इक्वलाइजर, EQUIL, इक्वलाइजर।
ये इक्विलाइजर कनेक्शन कर देते हैं किसके बीच में, ये किसका होता है, लो रेजिस्टेंस, इसका लो रेजिस्टेंस होता है और दोनों जनरेटर के टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर कनेक्ट होने से क्या हुआ फ्रेंड्स, मान लो किसी भी वजह से I1 बढ़ती है तो उससे phi बढ़ जाएगा, phi बढ़ जाएगा, phi r बढ़ जाएगा, बढ़ जाने दो, Eg1 बढ़ जाएगा, क्या होगा, Eg1 बढ़ जाएगा। तो जब तक G1 Eg1 यहां से कौन सा EMF इंड्यूस्ड होगा, Eg1, और यहाँ पर कौन सा होगा, Eg2, तो जब तक Eg1 और Eg2 बराबर होंगे तो यहां से कोई करंट फ्लो होगी इसमें से, अगर Eg1 और Eg2 बराबर होंगे तो इक्वलाइजर से कोई करंट फ्लो होगी, नहीं फ्लो होगी। लेकिन अगर Eg1 Eg2 से ज्यादा हो गया, Eg1 Eg2 से ज्यादा हो गया तो क्या यहां से कोई करंट फ्लो होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लग जाती है। तो करंट I1 कम्युलेटिवली इंक्रीज नहीं होकर कहां से इंक्रीज होने लग गई, इस इक्वलाइजर से, जिसको बोलेंगे सर्कुलेटिंग करंट ISC। और ये सर्कुलेटिंग करंट कहां घूमने लग जाएगी, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में घूमने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, भले ही थोड़े एक्स्ट्रा लॉसेस हो जाएंगे लेकिन हमारा सिस्टम फेल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये करंट जो Eg1 के बढ़ने से यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट गोल गोल घूमेगी तो इस सीरीज वाइंडिंग से कोई करंट एडिशनल नहीं जाएगी। जो एक बार इंक्रीज हो गई, उसके बाद कोई करंट इंक्रीज नहीं होगी। तो करंट इंक्रीज नहीं होगी तो एक कम्युलेटिव एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, और कम्युलेटिव एक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो हमारा जनरेटर किसको जाएगा, स्टेबलाइज पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस तरीके से इक्वलाइजर का यूज करके हम जो अनस्टेबिलिटी आ रही थी पैरेलल ऑपरेशन में, कौन से जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन में, कंपाउंड जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन में जो अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी उसको हम दूर कर सकते हैं, और इस तरीके से फ्रेंड कंपाउंड जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि इक्वलाइजर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द जनरेटर्स और डज नॉट यूज्ड फॉर विच ऑफ द जनरेटर्स। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, संट जनरेटर में, संट जनरेटर में क्यों नहीं करना, क्योंकि वहां कोई सीरीज में कोयल ही नहीं है, सीरीज में कोई कोयल नहीं है तो वहां पर कोई कम्युलेटिव एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युलेटिव एक्शन परफॉर्म हुआ ही इस सीरीज वाइंडिंग की वजह से है। तो संट जनरेटर में इक्वलाइजर की जरूरत नहीं है। दूसरा, अंडर कंपाउंड जनरेटर में भी, अंडर कंपाउंड जनरेटर में भी इक्वलाइजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडर कंपाउंड जनरेटर में करंट के बढ़ने से, अंडर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, लोड करंट के बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होता है। यही तो पढ़ा था हमने, अंडर कंपाउंड में टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होता है, इसलिए अंडर कंपाउंड में भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन दोनों केस में इक्वलाइजर रिंग, इक्वलाइजर की जरूरत नहीं होती, यही आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। और चाहिए किसमें, सीरीज में आपको इक्वलाइजर की जरूरत पड़ेगी, ओवर कंपाउंड में पड़ेगी, ओवर कंपाउंड में पड़ेगी, अंडर कंपाउंड में पड़ेगी, अंडर कंपाउंड में भी आपको इक्वलाइजर की जरूरत पड़ेगी। इन सब में इक्वलाइजर की जरूरत पड़ेगी और इन दोनों में इक्वलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये दोनों आपको याद रखना जरूरी है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी और आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।